न्यूक्लियस। ठीक है ना, हमारा आज का नया चैप्टर है न्यूक्लियस, जिसको हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में डेरिवेशन नाम की ज्यादा कोई खास चीज नहीं है, एक आध छोटा मोटा डेरिवेशन है जो एक दो बार पूछा गया है, अदरवाइज ज्यादा डेरिवेशन वगैरह कुछ इसमें नहीं है। पूरा का पूरा हमारा थियोरेटिकल चैप्टर है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। आप लोग बता सकते हो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था न्यूक्लियस का? रदरफोर्ड ने। किस एक्सपेरिमेंट से किया था? वेरी गुड। तो रदरफोर्ड ने क्या पाया था कि जब उसने देखा था कि अल्फा पार्टिकल को फेंका गया गोल्ड के फॉयल पर, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो गए थे। लाखों में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो वापस बैक आया था, और उसी के बिहाफ पर उसने कहा था कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटी सी एक ऐसी जगह है जहां पर एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, कूट कूट के भरा हुआ है उसमें। नहीं आ रही बात समझ में? एंड दैट छोटी सी जगह का नाम उसने क्या दिया था? न्यूक्लियस दिया था। आज हम उस न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। बात आ रही समझ में? अब तक हमने पूरे एटम को डिस्कस किया था, हमने एटम की ऑर्बिट देखा था, एटम में के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वेवलेंथ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या क्या बनेगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस किए थे। लेकिन इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? very small space, very small space inside atom, that is concentrated by positively charged particle and most of the mass of atom इस क्या कहलाएगा? हमारा न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक, न्यूक्लियस का जो दो मेन पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो कौन कौन है? एक है हमारा प्रोटॉन और एक है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर ये दो मेन पार्टिकल पाए जाते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। इसका चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का? प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है, ये मास कोई बताएगा कितना होता है? अप्रोक्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना? वहीं पर न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है हमारा वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि न्यूट्रॉन का मास जो है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेट ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग आपस में इक्वल होता है, लगभग आपस में इक्वल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस हिसाब से न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा? ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें टॉपिक लिखिए, हेडिंग डालिए एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम क्या जिससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना?
व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ, बोलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इस क्या कहलाएगा? इस कॉल्ड, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ध्यान रखिएगा, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड वन इज मास नंबर, सेकेंड वन इज, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, लेकिन बोरिंग लगे या ना लगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें नोट्स में लिखना है, ताकि मैम जब आपसे नोट्स कभी देखे तो उसमें दिखे क्या कि सब पढ़ाया गया है कि नहीं। मास नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम? मास नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, है ना। लिखिए, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन inside the nucleus is called mass number. न्यूट्रॉन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जितना है उसको क्या बोलते हैं हम? मास नंबर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के एक कंबाइंड नाम दिया गया है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी की भी बात कर रहा है वो। जब न्यूक्लियॉन्स बोलेगा तो इट में भी प्रोटॉन, इट में भी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके एक नाम दिया गया, दैट इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल का एक कॉमन नाम है क्या? न्यूक्लियॉन्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाता है हमारा इसका केमिकल सिंबल क्या है? इसका केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल क्या होता है? कोई भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम है तो उसका K होता है, कार्बन है तो C होता है, ऑक्सीजन है तो O है। तो हर एक एलिमेंट के एटम या न्यूक्लियस का अपना एक सिंबल होता है। उस सिंबल को लिख देना है यहाँ पर, XYZ जो भी रहेगा वो लिख देना है। इसके यहाँ पर नीचे में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है? Z। और यहाँ पे कहीं पर भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट ज्यादातर यहाँ पे मिलेगा आपको। क्या लिखा जाता है? मास नंबर। दैट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एनी न्यूक्लियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग न्यूक्लियस। पहला ये X है, 20 है, 41 है। दूसरा ये Y है, ये 10 है, ये 23 है। दोनों के केस में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। ट्राई। दोनों के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं।
आया आंसर? पहले का बताइए। प्रोटॉन कितने? 20, सबका 20 आ रहा है। और न्यूट्रॉन कितने? वेरी गुड। दूसरे केस में प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने? 13, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जो ये नीचे वाला है ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जो यहां लिखा है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज व्हाट? 20। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं तो दैट विल बी टोटल मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। दैट मीन्स कितना? 41 माइनस करेंगे 20, दैट विल बी व्हाट? 21। कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से इसका भी आप निकाल सकते हो। इसका जो है प्रोटॉन कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर के बराबर, जो कि 10 है, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 23 माइनस 10, दैट विल बी व्हाट? 13। ये तो आप लोग कर लिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? करना नहीं है। अब बताइए कि कैसे करोगे, कैसे निकालोगे चार्ज। अगर मुझे इस न्यूक्लियस का चार्ज पता करना हो, कैसे पता करें? हाँ बताइए। हमें पता है, देखो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है नहीं, हमें पता है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 20, और चार्ज प्रोटॉन के ही पास है। और एक प्रोटॉन का चार्ज पता है अपने को कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अगर एक प्रोटॉन का चार्ज है पता है और 20 प्रोटॉन इसके पास मौजूद है, तो क्या 20 प्रोटॉन का चार्ज नहीं निकाला जा सकता? नहीं निकाला जा सकता। 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं। न्यूक्लियस न्यूट्रल नहीं होता है, एटम न्यूट्रल होता है। एटम जो है उसका टोटल चार्ज 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन न्यूक्लियस हमारा न्यूट्रल नहीं होता है। न्यूक्लियस के पास ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के पास ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? Z इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? लिख ही लीजिए इसको, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी कोई कोई क्वेश्चन में। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितना होता है? ZE। Z मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ। और अभी भी ये चीज तो डिस्कस हुआ था यार, एटम में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, दैट इज ZE। नहीं, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अरे यार पल्ले पड़ रहा है। चलिए अब इसके बाद इसमें टॉपिक आता है एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और मास नंबर बोथ आर डिफरेंट थिंग। जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम टोटल मास ऑफ द एटम की बात करते हैं, टोटल मास ऑफ द एटम की बात करते हैं। लेकिन जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद है, दैट इज नोन एज मास नंबर। मास नंबर एक तरह का नंबर है, जबकि एटॉमिक मास एक तरह का मास है। एटॉमिक मास का ऐसा यूनिट केजी होगा, जबकि मास नंबर का ऐसा यूनिट कुछ नहीं होगा, दैट इज ए नंबर बेसिकली। अरे नहीं यार, ठीक है ना। तो लिखिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द टोटल मास या सम ऑफ द मास ऑफ, सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन of an atom, of an atom is called atomic mass, is called atomic mass।
नीचे लिखिए इट इज मेजर्ड इन, एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इट इज मेजर्ड इन AMU, यानी इसका जो यूनिट लेते हैं हम, चूंकि ये बहुत छोटा मास होता है तो केजी में मेजर करोगे तो बहुत छोटा नंबर वो बन जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका एक छोटा सा यूनिट बनाया गया है, इट इज मेजर्ड इन AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या इट इज मेजर्ड इन AMU, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। बट अब ये इतना बड़ा यूनिट ना लिख करके इसको लिखा जाता है U, क्या लिखा जाता है, U का मतलब है यूनिफाइड मास, क्या मतलब है, यूनिफाइड मास। तो जैसे अगर किसी एटम का अगर मास आया है सपोज 2 AMU, तो अब 2 AMU लिखना थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, 2 AMU है ना, लंबा हो जाता है, तो इसीलिए इसको सिंपल लिख दिया जाता है क्या, 2U, क्या लिख दिया जाता है, 2U, ठीक है ना, 2U, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो लगभग आती है, 1 AMU की जो वैल्यू लगभग आती है, ये 1.6, कितना एग्जैक्ट पता है कितना होता है, हाँ आतिफा, ये 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, एग्जैक्ट डेटा थोड़ा बहुत ये हो सकता है 1.67 के समथिंग होता है, इंटू 10 दी पावर माइनस, इसको थोड़ा आप लोग एक बार चेक कर लेना कि 6 के बाद कौन सा डिजिट आता है, एग्जैक्ट मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है। हो गया, हो गया, हेडिंग डालिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसो क्या आइसोटोप्स, लिखिए 2 और मोर न्यूक्लियस, 2 और मोर न्यूक्लियस, 2 और मोर न्यूक्लियस having same atomic number, 2 or more nucleus having same atomic number, having same atomic number but different mass number, having same atomic number but different mass number is called isotopes, is called ऐसा न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। जस्ट लाइक अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन का नेचर में 3 आइसोटोप पाया जाता है, एक है हमारा 11, 12 और 13, इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, इसको कई बार ड्यूट्रॉन भी बोला जाता है, ड्यूटेरियम को ही ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीनों का आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसकी जरूरत पड़ेगी खास करके जब आप मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, वहां पर एक बार प्रोटॉन ले लेगा, एक बार न्यूट्रॉन ले लेगा, इस तरीके से करके, समझ रहे ना, पता है, समझ। तो याद रखना है इसका 2 गुना मास है इसका, है ना, मास जो आएगा इसका 2 गुना हो जाएगा इसमें, और इसका 3 गुना हो जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं इसमें कितने प्रोटॉन है तो क्या बोलोगे, 1 प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है इसमें, 0 न्यूट्रॉन, है ना, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बट हम तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना।
इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है और इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 2। तो आप देख सकते हो कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप क्या लिख सकते हो कि इन सारे केस में, आइसोटोप वाले केस में सेम प्रोटॉन होता है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन होता है। नहीं आ रही बात समझ? नहीं आ रही बात? ठीक है। मास नंबर जितना गुना होगा, लगभग एटॉमिक मास भी उतना ही गुना ज्यादा हो जाता है। लगभग अगर मास नंबर इसका 2 गुना हो गया तो एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है बट अप्रोक्सीमेट हम कहते हैं। कोई परेशानी है? ये लिख लो, सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आइसोबार्स। आइसोबार्स, 2 or more nucleus having same mass number, 2 or more nucleus having same mass number but different atomic number। 2 or more nucleus having same mass number but different atomic number, इसका कहलाता है आइसोबार्स। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो एक हम ले लेते हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और मास नंबर क्या है, 23। ठीक है। और एक हम ले लेते हैं, सोडियम के बाद कौन होता है, जस्ट मैग्नीशियम। इट में बी पॉसिबल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर Mg का तो 24 समथिंग होता है, बट Mg के बहुत सारे आइसोटोप्स नेचर में मौजूद हैं। सिर्फ इस Mg के बहुत सारे आइसोटोप हैं। किसी का एटॉमिक नंबर 12 है तो मास नंबर 23 भी हो सकता है, 12 24 भी हो सकता है, 12 25 भी हो सकता है। बता रही समझ में? Mg के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं बट जनरली इसका जो मास नंबर है वो कितना है, ज्यादातर जो नेचर में पाया जाता है वो 24 वाले मास नंबर पाए जाते हैं। बट Mg का कुछ ऐसा भी पाया जाता है नेचर में जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर कितना है, 23। और सोडियम का एक हमने उठा लिया जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर कितना है, 23। तो इन दोनों के केस में आप देख सकते हो कि दोनों का मास नंबर तो सर सेम है बट दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। और जब एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो एलिमेंट बदल जाएगा, याद रखना। एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है। जैसे पिछले केस में एटॉमिक नंबर सेम था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम था, तो तीनों हाइड्रोजन ही कहलाता है। तीनों एटॉमिक नंबर जब बदल जाएगा तो एलिमेंट बदल जाएगा। जैसे यहां पर देखो एटॉमिक नंबर बदल गया, तो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? ऊपर से जा रहा है, हाँ है ना? तो आप ये एक एग्जांपल लिख सकते हो। इन दोनों के केस में क्या है, एटॉमिक नंबर आपका सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, तो इसको हम आइसोबार्स कहेंगे। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट का होता है, आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट का होता है, जबकि आइसोटोप्स सेम एलिमेंट का होता है। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट का होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए आइसोटोन्स। क्या लिखिए, आइसोटोन्स। पता है आइसोटोन्स क्या होता है? क्या होता है? सेम बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन डिफरेंट, बट प्रोटॉन, ठीक है ना? ये अभी पूछा था, अभी 12th वालों के प्री बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है ना, कि व्हाट इज आइसोटोन्स। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको भी, आइसोटोन्स। जरा इसको पॉज कर लेना, एक कॉल आ रही है मेरी।
हाँ जी मैम गुड मॉर्निंग, हाँ जी मैम गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। क्या वो नहीं लिखे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? न्यूक्लियस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटॉन्स। ठीक, नेक्स्ट लिखिए आइसोमर्स। आइसोमर्स न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब सेम प्रोटॉन, है ना? सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, but electron exist in different excitation state। excitation state मतलब different ऑर्बिट, है ना? but electron exist in different excitation state। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अलग अलग एक्साइटेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। and hence their properties and hence their chemical properties are different and hence their chemical properties are different। एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, बट इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, इसलिए हम इसको आइसोमर्स कहते हैं। नहीं आ रही बात समझ? न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, बट इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट एक्साइटेड। जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और लिखिए, मिरर न्यूक्लियाइड्स। मिरर न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियाइड्स असल में न्यूक्लियस का ही नाम है, या मिरर न्यूक्लियस लिखा रहेगा, मिरर न्यूक्लियाइड्स लिखा रहेगा, बात एक ही। मिरर न्यूक्लियस या मिरर न्यूक्लियाइड्स, मिरर 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 स्पेलिंग देख लेना रे, न्यूक्लियोइड्स पता नहीं, या मिरर न्यूक्लियस लिख लो सिंपल, ठीक है ना? मिरर, आप लोगों को पता है मेरी इंग्लिश वीक है क्या? मिरर न्यूक्लियस या मिरर न्यूक्लियाइड्स, ठीक है ना? लिखो टू और मोर न्यूक्लियस, two or more nucleus in which number of proton of one is equal to number of neutrons of other, is equal to number of neutrons of other। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ अदर। एक का नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर न्यूक्लियस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ले लेते हैं बोरॉन। बोरॉन का सिंबल बी होता है, बोरॉन का बी होता है। इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं कितना है हमारा? 5, और मास नंबर ले लेते हैं कितना? मास नंबर कितना ले लेते हैं? 10। इसका जस्ट पड़ोसी है एक कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। बोरॉन का 10 वाला मतलब बोरॉन का 11 वाला ले लो। कितना? 11। तो देखो बोरॉन की अगर तुम बात करो, बोरॉन की बात करो तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? कितने? 5। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम कार्बन की बात करो तो कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? 6। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसका ऐसा मास नंबर, क्योंकि बहुत सारे इसके आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं, तो ऐसा लिखना है कि इसका न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इसका एटॉमिक नंबर नहीं, तो इसका न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? तो देखो इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर और इसका न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर। नहीं आ रही बात समझ में? एक का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर होगा, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं?
मिरर न्यूक्लियोइड्स। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? यहां तक बात आ गई समझ में आप लोग को? बहुत बढ़िया। हमारे पास टाइम है ना, 10 मिनट और लेंगे आप लोग का, ठीक है? अभी कौन सी क्लास है? किनकी है, किनकी है? संगीता मैम का तो एडवांस चल रहा है ना सिलेबस, पीछे चल रहा है। वो तो बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी अपना सिलेबस। अच्छा चलिए, हाँ तो 10 मिनट, ठीक है ना? लिखिए, टॉपिक डालिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम रेडियस की बात करते हैं। जब हम साइज की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? रेडियस की बात करते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि न्यूक्लियस का साइज, अच्छा साइज की जब हम बात करते हैं तो रेडियस की, और रेडियस से रिलेटेड वॉल्यूम है तो हम बात वॉल्यूम की भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम को रिलेट करके हम साइज की बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? मास नंबर के। जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो आप ये लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बोलिए, मास नंबर के। और न्यूक्लियस का शेप लगभग लगभग एस्फेरिकल होता है, लगभग लगभग एस्फेरिकल होता है। तो अगर वो लगभग लगभग एस्फेरिकल होता है तो न्यूक्लियस के वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? 4/3 पाई आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि एस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है ना? 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, अगर ये सारा कांस्टेंट इधर चला जाएगा, ध्यान से सुनना, ये सब तो कांस्टेंट है ना 4/3 पाई, ये उधर जाएगा तो कांस्टेंट का ही फॉर्म लेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आवर आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास नंबर। नहीं, और ये हो जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A दी पावर कितना? 1/3। यहां से इसको एक कांस्टेंट दिया जाता है, दैट इज R0 इंटू A दी पावर 1/3। या आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, इस न्यूक्लियस को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या इस रेडियस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 दी पावर कितना? 1/3, ठीक है ना? अब सवाल ये उठता है, यहां पर मैंने एक कांस्टेंट लिया है R0। इस R0 की वैल्यू कोई बताएगा कितना होता है? कितना? 0.5, 0.53 एंगस्ट्रॉम। वो ये वो वाला रेडियस था, ऑर्बिट वाला, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का। ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। ये लगभग लगभग 1.2 फर्मी के आसपास होता है। कितना होता है? 1.2, 1.5 ऐसे वेरी करता रहता है, ठीक है ना? 1.2 या 1.5 फर्मी। फर्मी मतलब FM मतलब 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻, बात आ रही समझ में? अप्रोक्सीमेट, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, एक बार देख लेना तुम्हारे मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, वही याद करना, ठीक है ना? R0 की वैल्यू अलग अलग होती है, बट तुम्हें ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 दी पावर कितना? 1/3। कोई दिक्कत वाली बात है? तुम्हें इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है? रेडियस जितना ज्यादा होगा
उसका मास नंबर उतना ही ज्यादा होगा या कम होगा? उसका मास नंबर उतना ही, अरे डायरेक्टली दिख रहा है ना रे, डायरेक्टली है ना, जितना ज्यादा मास नंबर उतना ज्यादा रेडियस आएगा ऊपर। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? पावर माइनस में बस पावर नहीं होना चाहिए, प्लस में पावर होना चाहिए। अब ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, जितना ज्यादा मास नंबर उतना ही ज्यादा रेड। ऐसे कॉमन सेंस से सोच सकते हो ना कि जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतना बड़ा न्यूक्लियस का साइज होगा, जितना बड़ा न्यूक्लियस का साइज होगा रेडियस। नहीं आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ? तुम किसी भी चीज का, सुनो सुनो, तुम किसी भी चीज का अगर तुम देखोगे कि अगर ये A1, तुम पावर तुम्हारा पॉजिटिव है, राइट, पावर पॉजिटिव है, इसको तुम बढ़ाते जाओगे नंबर को। जैसे अगर सपोज मास नंबर 1 है, 1 पर पावर 1/3 करो, और अगला केस ले लो 2 पर पावर 1/3, हर हाल में इसकी वैल्यू इससे क्या आएगी? बढ़ी आएगी। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और बढ़ने का मतलब क्या है? रेडियस बढ़ता जाएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ, है ना? चाहे तुम 2 दी पावर 1/3 करो, 3, जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे उस पर पावर 1/3 की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हाँ, पावर अगर माइनस में होता तब वो घटता चलता। अरे यार नहीं पल्ले पड़ रहा है। अच्छा कोई नहीं, बात आ रही यहां तक समझ, यहां तक बात आ रही समझ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें बस एक लास्ट टॉपिक करा के छोड़ देंगे, क्योंकि यहीं तक लगभग हमारा टॉपिक है सिलेबस का, ठीक है ना? हेडिंग डालिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। हेडिंग क्या डालिए? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। हाँ क्या बोल रहे? डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मास बाय वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस का मास अपॉन न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस का मास अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम, राइट? तो अगर आप डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, है ना? डेफिनेशन लिख सकते हो, मास ऑफ द न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है ना? तो हम कहेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन क्या? बोलिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना? अब मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल जो पार्टिकल है वो तो मास नंबर के बराबर है। जो A है वही टोटल पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, जो मास नंबर है वही तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग आपस में इक्वल होता है, लगभग आपस में अप्रोक्स इक्वल होता है। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग इक्वल मान लूं और उसका नाम मैं स्मॉल m दे दूं, तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? अगर मैं एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास को स्मॉल m बोल दूं तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना होगा? क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू m। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही तो हम A बोलते हैं, उसी को तो मास नंबर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? A के बराबर। तो हम A को क्या करेंगे? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट मास ऑफ द होल न्यूक्लियस। नहीं आ रही बात समझ? तो हम कहेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह A इंटू स्मॉल m, साइड में लिख देना m इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? 4/3 पाई इंटू r का क्यूब। कोई दिक्कत है? और r को क्या लिखेंगे?
आर को लिखेंगे आर नॉट इंटू ए दी पावर 1/3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a इंटू एम बाय 4/3 पाई इंटू आर नॉट इंटू ए दी पावर 1/3 का क्यूब। ये बात आ रही समझ में, ये बात आ रही मेरी समझ में आपको? हाँ भाई, ये ऊपर से जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ सेम है, बस आर की जगह मैंने ये लाके डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, a इंटू एम अपॉन में 4/3 पाई इंटू आर नोट का क्यूब इंटू ये a दी पावर 1/3 है और उसका क्यूब लगा हुआ है, कितना हो जाएगा, ये पक्का ये हो जाएगा। तो वी कैन से दिस विल बी a से a यहां कट जाएगा, तो आवर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अपॉन 4/3 पाई इंटू आर नोट का क्यूब। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास तो फिक्स है, वो तो कभी बदलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सोडियम में एक प्रोटॉन का मास कुछ और होगा, पोटेशियम में कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं है। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास, चाहे कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो तो फिक्स है। 4/3 पाई की वैल्यू भी फिक्स है, चाहे कोई भी एलिमेंट उठा लो, और आर नॉट की वैल्यू भी फिक्स है, लगभग 1.2 फर्मी के समथिंग आता है। हरी बात समझ में? तो ये सब कुछ तो क्या है, फिक्स है अपना। तो ये पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए, एंड दैट कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 10 दी पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। कितना होता है, 10 दी पावर 17 kg। अगर ये सारे की वैल्यू डाल करके जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, लगभग 10 दी पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स है, न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स है, दैट इज 10 दी पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब मुझे अतीफा बताएगी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम टू द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। सोडियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी और कार्बन के न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो कितना होगा? इसके बाद पे मत जाओ, हैं 1 आएगा कंफर्म, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स है कितनी, चाहे कोई भी एलिमेंट हो उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स है कितनी, 10 दी पावर 17। तो जब सबकी डेंसिटी सेम ही रहने वाली है सर, तो उसका रेशियो करेंगे कितना आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछेगा, किसमें पूछेगा, बोर्ड में पूछेगा। क्वेश्चन ये रहेगा, शो दैट न्यूक्लियस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये आपके बोर्ड में पूछेगा, आपको ये पूरा प्रूफ करके दिखाना होगा। समझ रहे बात आ रही मेरी समझ में? न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये पूरा डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारी क्लास यहां तक की खत्म होती है। जरा शेड्यूल है किसी के पास, शेड्यूल नहीं मोशर, चलो शायद उसमें डिफेक्ट मास अगर होगा तो कल की हमारी क्लास होगी, उसमें वो हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से शायद यहीं तक होगा टॉपिक, अगर होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है, एटम से कम 30 क्वेश्चन करना है। एटम से कम 30 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप फंसे थे, आप ये ध्यान देना कि जिस क्वेश्चन में आप फंस गए थे उस क्वेश्चन को दोबारा करना है, ठीक है ना। मेरी बात आ रही समझ में? जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई थी, आपको हमसे पूछना पड़ा या पीछे पलट के देखना पड़ा, उस क्वेश्चन को दोबारा करोगे। साथ ही साथ न्यूक्लियस का क्लासरूम डिस्कशन के क्वेश्चन करोगे, न्यूक्लियस क्लासरूम डिस्कशन के क्वेश्चन करोगे। कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना।
एंड करिए।